नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने हमारे जो हम आपको पता है कि बिहार का एस्टेट का पेपर द्वितीय जो उच्च माध्यमिक स्तर का है उसके हिंदी विषय का हमने कहा था कि पूरा सिलेबस हम संपूर्ण सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसी क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में जो 6 कहानियाँ लगी हुई हैं चयनित कहानियों में, उसी क्रम में दोस्तों आज हम पंचलाइट कहानी का अध्ययन करेंगे पूरे विस्तार के साथ में। तो आप लोगों से यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। तो आज दोस्तों हम पंचलाइट कहानी पढ़कर पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी जो एक आंचलिक उपन्यासकार है, उनका दोस्तों हम पहले बहुत ही शॉर्टकट में जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि उनका पूरा विस्तार से जीवन परिचय जब हम मैला आंचल उपन्यास अभी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। गोदान उपन्यास की वीडियो आप लोगों को मिल भी रही है, गोदान, मैला आंचल और त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का। तो जब हम दोस्तों मैला आंचल उपन्यास पढ़ेंगे उसमें इनका पूरा विस्तार से जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम पंचलाइट कहानी पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी के। तो उसके पहले इनका जीवन परिचय हल्का देख लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले दोस्तों पहले लगता था, वर्तमान में अररिया जिला लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले, लेकिन वर्तमान में अररिया जिला में स्थित औराही हिंगना ग्राम में सन 1921 में हुआ था। आपने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की और स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेते रहे। समाजवादी विचारकों का इन पर स्पष्ट प्रभाव था। ये समाजवादी दल के सक्रिय सदस्य भी रहे। इनके लेखन पर बंगला भाषा और साहित्य का व्यापक प्रभाव है। रेणु जी 11 अप्रैल 1977 को दिवंगत हुए। कृतित्व दोस्तों ये इनका व्यक्तित्व था। कृतित्व इनका देखते हैं। रेणु जी के कथा संग्रह हैं ठुमरी तथा आदिम रात्रि की महक, मैलांचल परिकथा तथा दीर्घ तपा इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। और भी कई सारी उपन्यास हैं इनके, कितने चौराहे हैं अभी और भी हैं, तो उनको हम देखेंगे दोस्तों जब हम मैलांचल उपन्यास पढ़ेंगे। उसमें हम इनका व्यक्तित्व और कृतित्व पूरा विस्तार के साथ में अध्ययन करेंगे, इसलिए अभी हम हल्का इनका अध्ययन कर रहे हैं। इनका जीवन परिचय। कथा शिल्प और भाषा शैली। रेणु आंचलिक कथाकार थे। प्रेमचंद्र के बाद ग्रामीण वातावरण और उनकी समस्याओं को मार्मिकता और यथार्थता के साथ प्रस्तुत करने वाले आप पहले साहित्यकार माने गए। प्रेमचंद से आपकी विशेषता यह है कि जहां प्रेमचंद्र को जनजीवन से केवल सहानुभूति थी, वहां रेणु ने उसके साथ आत्मीयता और तादात्म्य का संबंध स्थापित कर लिया। आपकी हैसियत दर्शक की न होकर भोक्ता की रही है। निम्न मध्य वर्ग के जीवन को आपने विशेष रूप से अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं पान की बेगम। पान की बेगम क्या दोस्तों, लाल पान की बेगम है। आप लोगों के बिहार के जो SCERT की बुक चलती है उसमें कक्षा 9 में, कक्षा 9 जो गोधूली भाग 1 है उसमें दोस्तों लाल पान की बेगम कहानी लगी भी हुई है। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग पढ़िएगा भी। लाल, और ये UGC नेट के भी पाठ्यक्रम में लाल पान की बेगम कहानी लगी हुई है। लाल पान की बेगम, रस प्रिया, तीन बिंदिया आदि। रेणु में संवेदना और निरीक्षण की अपूर्व शक्ति थी। हिंदी कथा जगत में आपका उदय एक ऐतिहासिक घटना है। कथा में आंचलिकता का सन्निवेश तो आपका वैशिष्ट्य है ही, शिल्प के स्तर पर भी आपने रिपोर्टाज की शैली का उपयोग करके किस्सा गोई को नई दिशा दी है। आप लोगों को पता होगा इनका रिपोर्टाज बहुत अच्छा है। ऋणजल धंजल नेपाली क्रांति कथा, ये इनके बहुत अच्छे रिपोर्टाज भी हैं। उपयोग करके किस्सा गोई को नई दिशा दी है और उसका संस्कार किया है। इनकी कहानियों में सूक्ष्म ताने बाने बुनने का अपूर्व कौशल लक्षित होता है। गहरी संवेदनशीलता और ध्वनि चित्रात्मक संघन संगीतात्मकता आपकी कथा शैली की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। प्रभाव बिंबों की योजना द्वारा कहानी के वातावरण को वास्तविक और चित्रोपम बनाने में आप सिद्धस्थ हैं। आपकी कहानियों का रचना विधान औपन्यासिक कहा जा सकता है। उनमें पात्रों, घटनाओं और भाव चित्रों का बाहुल्य हुआ करता है। कथा तंतुओं की बहुलता और उसके बिखराव को आप अत्यंत सधे ढंग से एक विशेष बिंदु अथवा मुहूर्त की ओर मोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप कहानी का प्रभाव संघन, मार्मिक और स्थायी हो उठता है। रेणु जी कहानी की भाषा शैली को नई दिशा प्रदान करने वाले कथाकार थे।
गांव में बोले जाने वाले विकृत शब्दों, रूपों और देशज शब्दों का मुक्त प्रयोग आपकी भाषा की प्रधान विशेषता है। ग्रामीण मुहावरों और कहावतों के जीवंत प्रयोग आपकी भाषा में देखे जा सकते हैं। बिहार के ग्रामांचलों में निजी स्तर पर जुड़े होने के कारण आपकी कथा भाषा में उनकी रोजमर्रा की शब्दावली बड़े सहज किंतु व्यंजक रूप में घुल मिल गई है। आपकी प्रसिद्ध लंबी कहानियाँ तीसरी कसम हिंदी में लंबी कहानियों की परंपरा का सूत्रपात करती है। उसका फिल्मांकन भी हो चुकी, तीसरी कसम में दोस्तों फिल्म भी बन चुकी है। तो अब दोस्तों हम पंचलाइट कहानी पढ़ेंगे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम पंचलाइट कहानी पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी की। पूरे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत मज़ेदार कहानी है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंगी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इनसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झार ने टोंक दिया। किसने टोका दोस्तों? गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी खा ने टोंक दिया। कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलेट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है पंचलेट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगेन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। कौन दोस्तों गुनगुनाने लगी? गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले टोले भर के लोग किसके दरवाजे में खड़े हो गए? सरदार के दरवाजे में आकर खड़े हो गए। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है? दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा।
छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासीन तेल आया। कहाँ से आया दोस्तों 3 बोतल किरासीन? रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासीन, कैरोसिन दोस्तों, मिट्टी का तेल, कैरोसिन तेल आया। और सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने ढिबरी कौन बालता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के हाथ में बार बार एक बात आकर गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है। ये दोस्तों पंचलेट यही जलाएगा। देखो, गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ मतलब गुलरी काकी ने, मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिगो चिध चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कहे तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान,
दीवान ने कहा ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर से कहा ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला गोधन आने को राजी नहीं हो रहा, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली जरा मैं देखूं कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा, लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में कहा महावीर स्वामी की जय। ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा सुना माफ करना मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली आज रात में मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो रहा था। तो दोस्तों ये हमारी पंचलाइट कहानी थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अब अगले वीडियो में हम दोस्तों दूसरे अपने पाठ्यक्रम से दूसरी कहानी पढ़ेंगे, जो अभी हम अगली कहानी के रूप में चीफ की दावत दोस्तों जो भीष्म साहनी जी की है उसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसको और अपना अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।